हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर। और मैं पंकज जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जो है जितने भी लोग जुड़ चुके हैं भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शानदार शानदार जो है मुझे कमेंट भी दिखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमारे बीच जो है सिद्धार्थ सक्सेना जी का भी दिख रहा है। और सिद्धार्थ सक्सेना जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा देखिए सिद्धार्थ जी, आपको बता दें कि यूट्यूब पर जो क्लासें चलती हैं वो हमारी एक अलग है, और अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े हैं तो वहां पर आपकी क्लासें अलग चल रही है, वहां पर आपकी रेगुलर चल रही है। और दूसरी बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम लोग क्यों नहीं आ पाए आप लोगों के बीच इस दौरान, तो भाई माफी चाहेंगे कि हम लोग जो है कम्युनिटी में पोस्ट नहीं डाल पाए, क्योंकि एकदम से अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई हमारे बीच। जो हमारे जो राणा सर थे, तो राणा सर जी के फैमिली में कुछ ऐसी जो है दुखद घटना घटित हो गई थी। तो भाई उससे उस चीज़ से बड़ी चीज़ें हमारे लिए जो है, अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये लाइव आना भी ज़रूर नहीं था। ऐसे में हम लोग जो है लाइव नहीं आ पाए, और राणा सर ऑलरेडी छुट्टी में थे, लेकिन उसके बावजूद भी राणा सर आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं, और उनकी कल से आप लोगों के बीच वो रेगुलर आएंगे। तो इसीलिए हम लोग YouTube पर लाइव नहीं आ पा रहे थे, समझ रहे आप। तो कुछ हमारी भी भाई अपनी, देखो आप लोगों का मान लीजिए अच्छी बात है, आप इंतजार करते हैं, जुड़ाव है हमारा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी भी बहुत ऐसे भाई हम भी इंसान हैं, और हमारे घरों में भी जो है बहुत इमरजेंसी काम होते हैं, हमारा भी परिवार है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, और इस बार तो फिलहाल इस बार तो बहुत ही ऐसी जो है दुखद घटना हो गई थी। तो आनंद फानंद में जो है हमको पूरा की पूरा जो सिस्टम था, क्लास वगैरह सब छोड़नी पड़ी थी, इसीलिए आप लोगों की कोई भी क्लासें नहीं हो पाई। तो आप लोग निश्चिंत रहे भाई, आप लोगों के बीच वादा क्या, हम लोग डेली यूट्यूब पर आते हैं। और सिद्धार्थ जी आपसे अगर बात करें तो बीच में मैंने किसी की हम लोगों ने कॉलें नहीं उठाई। असल में मैं भी फिर उसके बाद चले गया था अपने क्या कहते हैं गांव क्षेत्र में 2 दिनों के लिए। तो हम लोग जस्ट कल पहुंचे हैं, और कल पहुंचने के बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी देखो गलत फहमी में ना रहे। और आप लोगों हमने किसी के भी, मेरा ऑलरेडी फोन वहां पर जो है स्विच ऑफ था, वहां नेटवर्क नहीं आते हैं जिस जगह पर मैं था, तो आप घबराए नहीं, समझ रहे। बाकी सिद्धार्थ जी आप जो है, बट मैंने जब से बैच लिया है जो उसमें 20 वीडियो के अलावा 21 थी, नहीं दिख रही। देखिए सिद्धार्थ जी, जो वीडियो होती है वो लाइव सेशन में जाकर आप देखा करो। कई बार क्या होता है कि हम लोग कंटेंट में उसको अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारी लाइव वाले में रहती है, आप लाइव में जाकर देख लिया करो। अभी मेरी 20 के बाद क्लासें हुई नहीं तो कहाँ से होती, आज जाकर मेरी क्लासें हुई है, उसमें आज मेरी क्लास हुई है, तो आज की आप वीडियो देख लेना, वहां पर आई है, समझ गए आप। बाकी ऐसा नहीं है। तो आप लोग क्या होता है कि आप लोग स्वयं अकेले में बैठकर सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपका GIC प्लस लेक्चरर वाला बैच लिया है, तो उसमें बैच में आप अपनी करंट वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ जी, तो उसमें हम लोग करंट वीडियो ही तो अपलोड करते हैं भाई, यहाँ की वीडियो वहाँ पर हम लोग नहीं अपलोड करेंगे आपके लिए। वहाँ पर स्पेशल अलग से बढ़िया सा जो है पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको डिटेल से। भाई ये चीज़ें ये हमारी यूट्यूब का है, यूट्यूब में भी हमारे इतना बड़ा परिवार है, ये लोग जुड़े हैं, तो इनके लिए हम यूट्यूब पर भी आते हैं। आप लोगों की एप्लीकेशन पर निरंतर रेगुलर क्लासें चल रही है, समझ रहे आप। तो आप लोग जो है बिल्कुल घबराए नहीं सिद्धार्थ जी, आप आनंद ले, पढ़ाई करें बढ़िया मस्त तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि भाई, हालांकि हमारी ये गलती जरूर रही कि हम लोग कम्युनिटी में नहीं डाल पाए, और उसका कारण भी ये रहा क्योंकि आनंद फानंद में गए, और उसके बाद राणा सर तो भाई जो है से दुखद घटना में घर चले गए। मैं भी उसके बाद गांव गया, और जहां पर मैं था वहां 2 दिन तक नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थे, समझ गए आप। तो इसीलिए हम लोग कम्युनिटी में भी चीजें नहीं डाल पाए। तो चलिए खैर, आज फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। गिले शिकवे तो होते रहते हैं भाई, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इसमें जो है टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है भाई। हमारे बीच तो झगड़े भी होंगे, और किसके बीच होंगे। उत्तराखंड का कोर्स लेना है सर जी, अनिल जोशी जी बिल्कुल स्वागत है। उत्तराखंड का कोर्स विश्वेशल आपके लिए अलग चल रहा है। ग्रुप सी का कोर्स भी हमारे रनिंग है, इस समय लाइव क्लासें चल रही है, और LT प्रवक्ता वालों के लिए भी स्पेशल क्लासें वहां पर हमारी चल रही है, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। बाकी अब मैं इस सेशन को शुरू करने वाला हूं, और सेशन को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी से कहना चाहूंगा कि भाई वीडियो को थोड़ा सा जरा शेयर जरूर करें। नहीं सिद्धार्थ जी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर रात 2 बजे भी हमको कॉल करेंगे, तो हम लोग 2 बजे भी आपकी जो समस्या है, हम लोग 2 बजे भी आपसे बात करेंगे।
समझ गए आप। तो हमारी तरफ से ऐसा कभी भी नहीं रहता है कि हम लोग जो है आप लोगों से, भाई आप लोगों के लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों से हमारा जो जुड़ाव है एज ए बिजनेस नहीं बल्कि हमारा एक फैमिली की तरह होता है। और आप हमारा जो है इतिहास भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे आप। तो खैर एक बार जरा वीडियो को शेयर करें। और आज यानी कि एक धमाकेदार अंदाज में फिर से हमारा जो, अगर आप पीछे देख रहे होंगे, पृथ्वीपति शाह, लास्ट समय हम लोगों ने पृथ्वीपति शाह को जो है बीच में रोक दिया था और हमें मालूम था कि जस्ट उसके बाद हमारी क्लास थी चौहान सर की, तो इसीलिए हमको बीच में रुकना पड़ा था। लेकिन आज एंड होगा यानी कि पार्ट 2 के रूप में और राजा पृथ्वीपति शाह के रूप में। फिर से सभी को कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का इतिहास रोज रोजाना यानी कि 8 बजे रात को आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। और शानदार ये सेशन हमारा चल रहा है। ये इतिहास केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही के लिए नहीं बल्कि आप अपने जो है अपने रिलेशन किस कहीं पर भी इसको भेज सकते हैं। भाई उत्तराखंड का इतिहास है और हम सभी को जो है इसे जानना चाहिए और बड़ा शानदार इतिहास है हम सब उत्तराखंड वासियों का। हाँ, उत्तराखंड पुलिस के लिए भी हमारा जो है बैच तैयार हो गया है और आज मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, तो उत्तराखंड का भी चलेगा। सर परेशानी आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, कई बात नहीं सर, लाइव में चलता है। हाँ जी, हो जाता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिलहाल हम लोग जो है आज फिर से जो है लाइव आए हैं और हमारा परिवार फिर से एकजुट हुआ है। तो आज राजा पृथ्वीपति शाह पर हमारी चर्चा होगी और आगे पृथ्वीपति शाह पर देखें। जिन लोगों ने मेरा पृथ्वीपति शाह का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर एक बार उसको जरूर देखना, तभी आप आज की स्टोरी समझ पाएंगे। तो चलिए खैर फिलहाल अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। जितने भी जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई सभी लोगों का। डीएलएड का बैच, हाँ जी डीएलएड का बैच भी हमारा जो है 12 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, तो आप घबराए नहीं, डीएलएड के लिए भी हमारा बैच रेडी हो गया है। सुभाष सर कहाँ है सर? आरती जी, सुभाष सर भी आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो चलिए भाई फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आज यानी कि उत्तराखंड के इतिहास में राजा पृथ्वीपति शाह पार्ट 2 के रूप में आपके लिए ला रहे हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू किया जाए। देखिए, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो है राजा पृथ्वीपति शाह के एक तरह से अभियान तक की स्थिति को समझ लिया था और आज हम लोग जो है यहीं से आगे, लास्ट टाइम मैंने यहीं पर छोड़ा था कि राजा पृथ्वीपति शाह के अभियान। लेकिन उससे पहले हल्का से एक बैकग्राउंड बना दूंगा क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो हम सिस्टम समझेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा यहां तक हम रुके थे, यहां से आगे आज जो है सेशन शुरू होगा। तो चलिए फिर यहां से आगे का सेशन शुरू किया जाए। सर ग्रुप से उत्तराखंड पुलिस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, निश्चिंत रहे। चलिए जी, अब मैं जो है चर्चा करूंगा बाद में। अब फिलहाल क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जब मैं इधर मुड़ जाता हूं तो आप लोग जो है फिलहाल फोकस यहां पर रखें और बहुत बेहतर रहेगा कि जो लोग अगर मुझसे ईमानदारी से डेली जुड़ रहे होंगे तो वो लोग जो है अपने साथ यानी कि नोट्स भी यानी कि किताबें भी, कॉपी भी, पेन को भी लेकर रखते होंगे और आराम से नोट्स भी बना रहे होंगे। और शानदार तरीके से एक राजा को डिटेल से पढ़ा रहा हूं और एक बार पढ़ेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा मैं आपके लिए कहता हूं। तो चलिए फिलहाल राजा पृथ्वीपति शाह, हल्का सा एक स्टोरी आपको समझा देता हूं, फिर इसमें जो है हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम राजा पृथ्वीपति शाह की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोगों ने राजा पृथ्वीपति शाह का इतिहास शुरू कर दिया है और पृथ्वीपति शाह में हम लोगों ने एक जर्नी भी देख ली है पार्ट 1 में। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वीपति शाह एक ऐसा राजा था जो मात्र और मात्र इतिहासकारों के अनुसार 7 वर्ष की आयु में इसको क्या पड़ा था, गद्दी पर बैठना पड़ा था। मतलब सबसे कम उम्र पे अगर कोई राजा पवार राजवंश की गद्दी पर बैठा तो वो राजा पृथ्वीपति शाह था। और आप लोगों को अच्छी तरह से याद है कि क्यों 7 वर्ष की आयु में इसको गद्दी पर बैठना पड़ा। तो सभी लोग जानते हैं कि जो इनके पिता थे यानी कि महिपति शाह ने अपने आखिरी समय में, याद आ रहा ना कि कैसे इसने कलंकित कार्य किए थे, और उन कार्यों के कारण महिपति शाह को फिर आखिर में अपना जो है जीवन एक राजा के हाथों त्यागना पड़ा था। महिपति शाह की जब अचानक से मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में यहां पर अब गद्दी पर किसे बैठाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इस जगह पर पृथ्वीपति शाह को जब गद्दी पर बैठाया जाता है तो महिपति शाह की जो पत्नी थी यानी कि रानी कर्णावती, याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी और रानी कर्णावती ने जिम्मेदारी ली कि मैं यानी कि अपने पुत्र की क्या बनूंगी, संरक्षिका बनूंगी। जब तक मेरा पुत्र बड़ा नहीं होगा तब तक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के बनकर इसका
जो है राजपाट देखूंगी। अर्थात उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई राजमाता अपने पुत्र की संरक्षिका बनती है। तो ऐसे में क्या होता है कि रानी कर्णावती संरक्षिका बन जाती है और सन 1634 में जब ये गद्दी पर बैठता है तो सन 1634 से लेकर सन 1640 तक, जब तक कि पृथ्वीपति शाह थोड़े से बड़े नहीं हो जाते हैं, पूरा राजपाट किसके देखरेख में होता है, यानी कि कर्णावती के। हम लोगों ने कर्णावती का इतिहास पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि कर्णावती ने जैसे गद्दी पर संरक्षिका के रूप में काम किया, सन 1634 और 35 में हम लोगों ने देखा कि शाहजहां का जो है गढ़वाल पर एक भयानक आक्रमण हुआ। शाहजहां का गढ़वाल पर यानी कि फर्स्ट आक्रमण, तो पहला जो आक्रमण था शाहजहां का गढ़वाल पर वो कर्णावती के समय हुआ और हमने देखा कि कर्णावती की उसमें क्या हुई थी, विजय हुई थी और राजा जो बादशाह जो शाहजहां था वो उस युद्ध में हार गया था। याद आ रहा होगा पूरी की पूरी सिस्टम। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कर्णावती ने जो है शाहजहां को पराजित करने के पश्चात 1640 में बहुत सारे काम भी करवाए। हमने देखा करणपुर बसाया, राजपुर रोड राजपुर नहर बसाई, बहुत सारे काम उन्होंने किए, बहुत सारी बावड़ियां बनाई, बहुत सारे नौले बनाए, सामाजिक कार्य किए। लेकिन उसके बाद 1640 में रानी कर्णावती ने क्या कर दिया, राजपाट पृथ्वीपति शाह के हाथों में दिया। और हमने पढ़ा वहीं से कि सन 1640 में पृथ्वीपति शाह के द्वारा क्या करवाया गया, यानी अपना राज्य अभिषेक किया गया। जब पृथ्वीपति शाह ने अपना राज्य अभिषेक किया था तो हम लोगों ने एक खास बात देखी इसके समय प्रारंभिक स्थिति में, और वो प्रारंभिक स्थिति ये थी कि जिस समय पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठा तो पहला इसके समय जो सिचुएशन थी, यानी कि जो राजकोष था, याद आ रहा कि नहीं, राजकोष कैसा था भाई, खाली हो चुका था, पूरा युद्ध लड़ा गया था। पहला राजकोष के खाली होने के बाद दूसरी चुनौती हमने देखा था कि जो दापा का राजा था, तो दापा राजा ने जो है काफी बड़ा क्षेत्र छीन लिया था। तो दापा राजा ने जो है इसने गढ़वाल राजा के क्षेत्र छीन लिए थे। तीसरी जो चुनौती थी, जो सिरमौर का राजा था इस समय मंदाता प्रकाश, इस सिरमौर राजा ने भी क्या कर दिया था, यानी कि इसके बहुत सारे गढ़वाल राजा के क्षेत्र छीन लिए थे। याद आ रहा कि नहीं आ रहा, ये प्रारंभिक सिचुएशन थी पृथ्वीपति शाह के समय। लेकिन खैर पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठा। जैसे ही पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठता है तो प्रारंभ में पृथ्वीपति शाह सबसे पहले एक्शन की नीति अपनाता है। और मैंने आपको बताया था एक्शन की नीति क्या थी, सीधा सबसे पहले यानी कि 1640 में कहां पर, दापा पर अटैक कर दिया। 1640 में ही अटैक कहां पर कर दिया, सिरमौर राज्य पर अटैक कर दिया। तो आज यहीं से हमारी ये जर्नी शुरू होनी है और आज हम लोग जो है राजा पृथ्वीपति शाह को विस्तार से देखने वाले हैं। बाकी फिलहाल बड़े आगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ध्यान से आज समझेंगे। और आज राजा पृथ्वीपति शाह, मेरे तो भाई अगर मैं कहूं तो राजधानी श्रीनगर में एक तरह से राजा पृथ्वीपति शाह से मैं काफी प्रभावित हूं और मुझे बड़ा अच्छा इनका शासनकाल भी लगा। देखते हैं कि कैसी जर्नी चलती है और कैसा एंड होता है राजा पृथ्वीपति शाह का। तो चलिए फिर शुरू किया जाए आज से वहां से आगे। और आज हमारा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो स्पेशली चर्चा का केंद्र बिंदु होगा क्या, यानी कि राजा पृथ्वीपति शाह के समय अभियान। तो सबसे पहले दापा और सिरमौर अभियान 1640 में जैसे ये गद्दी पर बैठता है तो तुरंत एकदम एक्शन यानी कि दापा पर होता है। अब आप यहां से ध्यान से सुनेंगे कि कैसे दापा पर इसका अभियान होता है। देखिए 1640 में पृथ्वीपति शाह ने क्या कर दिया, राजपाट अपने हाथों में भी ले लिया। राजपाट आ गया हाथों में, और जब राजपाट अपने हाथों में लेता है तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि 1634 में क्या हुआ कि एक भयानक विनाशकारी आक्रमण यहां से यानी कि शाहजहां ने करवाया था। यह शाहजहां का गढ़वाल पर सबसे पहला अटैक था। जिस समय शाहजहां ने ये गढ़वाल पर 1634-35 का अटैक करवाया, उस दौरान पृथ्वीपति शाह छोटा था और राजमाता कर्णावती संरक्षिका थी। हमने देखा कि सिरमौर का जो राजा था मंदाता प्रकाश, इसने भी साथ दिया था। किसका साथ दिया था, यानी कि शाहजहां का साथ दिया था। और इधर से कांगड़ा का जो था नजावत खां, तो ये फौजदार था नजावत खां। नजावत खां ने भी क्या किया था, इसी ने लीड किया था शाहजहां के इस आक्रमण को। और हमने देखा कि जब आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण के दौरान क्या हुआ कि नजावत खां भी काफी अंदर आ गया था, मंदाता प्रकाश की सेना भी और शाहजहां की दिल्ली की सेना भी। बस सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था कि फर्स्ट आक्रमण में चंद राजा ने साथ नहीं दिया, लेकिन जो भी हुआ जब इस आक्रमण का नतीजा निकला, विजय तो हुई कर्णावती की, पर फायदा यह हुआ कि जो दापा का राजा था इसने इसका मौका उठाया और इस दापा के राजा ने नीचे आकर एक बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कर लिया, छीन लिया। अर्थात इतने बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। भाई ये तो हमको अच्छी तरह मालूम है कि जो दापा का राजा है, दापा का राजा से ऑलरेडी पवार राजवंश के संबंध बहुत ही बेकार चल रहे। अगर आपको पता होगा मानशाह ने खूब जो है दापा राजा की पिटाई की, इसके अलावा महिपति शाह ने खूब आक्रमण किए, सबसे ज्यादा बार आक्रमण किए। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ
कि जब पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि दापा राजा भी अंदर आया हुआ। फिर दूसरा इसने देखा कि सिरमौर राजा ने भी पूरा की पूरा देहरादून आदि को क्षेत्र को छीन रखा है। ये सारे क्षेत्र इसके हाथों से गए हुए थे। तो सबसे पहले इसने एक्शन लिया कि यानी कि मैं दापा पर सबसे पहले अटैक करूंगा। सीधा 1640 में गद्दी पर बैठते ही एक्शन की नीति अपनाई, यानी कि 1640 में दापा ने क्या कर दिया, अपने सेनापति को तैयार किया। और सेनापति इस समय इसके पास कौन है, माधो सिंह भंडारी है। माधो सिंह भंडारी इस समय अपनी सेना को लेकर जाता है और दापा राजा को बुरी तरह पराजित करता है और इसको खदेड़कर पीछे भेज देता है। खास बात ध्यान से सुनिएगा, माधो सिंह भंडारी का इतिहास में लास्ट वीडियो में आपको विस्तार से पढ़ा चुका हूं और हमने देखा था कि माधो सिंह भंडारी एक ऐसा गठबंधन जिसने यानी कि मलेथा के लोगों के लिए, यानी अपने गांव में पानी को लाने के लिए अपने बेटे यानी गजेंद्र सिंह की क्या बलि दे रखी है। एक ऐसा वीर भड़ जिसने उस समय का 16वीं सदी का, जिसको पहला इंजीनियर माना जाता है, जिसने पूरी, आप अगर आज भी देखेंगे कितनी भयानक पहाड़ को चीरकर नहर निकाल रखी, दशरथ मांझी जैसे, ऐसे शख्स ने इसका जो एंड हुआ युद्ध में, यानी कि अपने जो है वीर गति को प्राण दिए, अपने युद्ध में लड़ता रहा। तो यहां पर क्या हुआ कि इस दौरान माधो सिंह भंडारी जो है लड़ते 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 काफी ऊपर चले गया और इस युद्ध को जो है तुमुल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आ चुका है तुमुल का युद्ध, या फिर इसको बोलते हैं छोटा चीन का युद्ध। तो तुमुल का युद्ध या छोटा चीन का युद्ध 1640 का युद्ध था। और ये जो तुमुल का युद्ध और छोटा चीन का युद्ध था, ये जो है बुशहर घाटी में लड़ा गया था। और बुशहर घाटी में लड़ते हुए जब ये इस घाटी में युद्ध लड़ा जा रहा था, तो अब यहां पर जो है माधो सिंह भंडारी की तरह तरह की कहानी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि माधो सिंह भंडारी अपने सैनिकों के साथ जब यहां पर लड़ रहे थे, तो माधो सिंह भंडारी एक तरह से मतलब बहुत कम सेना थी और उन दापा की बहुत सारी सेना थी और उनके बीच में जो है घिर गए थे और माधो सिंह भंडारी का पूरा शरीर जो है छलनी हो गया था। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि माधो सिंह भंडारी लड़ते लड़ते काफी घायल हो चुके थे। उसके बावजूद भी सोचो, माधो सिंह भंडारी अपने सैनिकों को बचाने के लिए क्या काम करते हैं, कहते हैं कि अगर ये मेरा घोड़ा खाली देखेंगे, क्योंकि भाई उस दौरान के जो युद्ध होते थे तो राजा जब लड़ता था तो या सैनिक जो है वो घोड़े के ऊपर जब तक दिखाई देता था तब तक दूसरी सेना भी डरी रहती थी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जो सेनापति का घोड़ा, राजा का घोड़ा और वो खाली हो, तो सेना क्या हो जाती थी, तीतर भीतर, मतलब खुद की सेना हार जाती थी और दूसरी सेना हैवी हो जाती थी। तो माधो सिंह भंडारी के लिए यहां पर तरह तरह की स्टोरी आती है। कहा जाता है कि माधो सिंह भंडारी ने यहां पर कहा कि एक काम करो, क्योंकि शरीर पूरा जो है घायल हो चुका था, तो वो कहते हैं कि मुझे जो है तेल में तल दो, तेल में तल दो। सोचो, मतलब जिंदा है अभी भी, लेकिन अपने सैनिकों को बचाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि मुझे तेल में तल दो, ताकि तेल में तलने के बाद बॉडी आपको पता है कैसे एकदम स्ट्रांग रहती है, और मुझे जो है घोड़े के ऊपर बैठा कर रख दो, ताकि ये लोग ये सोचे कि माधो सिंह भंडारी अभी है, ये तब तक आगे वहां से कोई नहीं बढ़ सकता और तुम लोग जो है अपना चुपचाप से सीधा यहां से निकल जाओ, वरना इनकी सेना ने घेर दिया। तो माधो सिंह भंडारी बताओ अपने प्राण इस तरह से देते हैं अपने सैनिकों को बचाने के लिए कि भाई तेल में तलने के बाद उनको घोड़े के ऊपर बैठाया जाता है और फिर जब तक वो घोड़े पे रहते हैं तो उनको भी भय रहता है दुश्मनों को कि नहीं भाई अभी सैनिक जिंदा, सेनापति जिंदा है, तो अब तक सारे के सारे जो बचे हुए सैनिक थे वो वापस अपनी जान बचाकर आते हैं। तो ऐसा वीर भड़ माधो सिंह भंडारी यानी कि 1640 में राजा पृथ्वीपति शाह के नेतृत्व में लड़ा था और इस युद्ध को तुमुल का युद्ध या छोटा चीन का युद्ध कहा जाता है। बुशहर की घाटी में दापा की सेना से लड़ा गया और वीर गति को प्राप्त हुए माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी जो है अपने इस तरह से इन्होंने प्राण दिए। अब बताओ, इतने वीर भर लोग थे उस समय के, भाई अपने राजा अपने राज्य के प्रति जान एकदम न्योछावर कर देते थे, समझ रहे आप। तो ऐसे लोग थे उस समय। तो जो भी है, खैर दापा जो अभियान रहा, एक तरह से नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ पृथ्वीपति शाह को कि अपना इतना महान सेनापति को खो दिया। लेकिन खैर अगर हम और कुछ बातें कहें तो इस अभियान में ये जरूर हुआ कि यहां पर जो इसके क्षेत्र थे ये वाले, ये पूरा की पूरा क्षेत्र जो है पृथ्वीपति शाह ने वापस छीन लिया, यानी पृथ्वीपति शाह को वापस मिल गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1640 में जो ये वाला क्षेत्र था, ये 1640 में दापा का क्षेत्र से वापस मिल गया पृथ्वीपति शाह को। तो सबसे पहले पृथ्वीपति शाह ने 1640 में छीन लिया वापिस अपना क्षेत्र एक। अब दूसरा कौन था, यानी कि 1634 में मतदाता जो प्रकाश है, इसने गद्दारी की थी। मतदाता प्रकाश लड़ा था शाहजहां की तरफ से और इसने भी जो है इसके क्षेत्र को छीन रखा है। तो अगला जो एक्शन है किसका, यानी पृथ्वीपति शाह का, वो सीधा होता है कहां पर, यानी इस पर।
यहां पर जो है 1640 में मंदाता प्रकाश और पृथ्वीपति शाह के बीच इसी वर्ष एक और युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध इतना भयानक का युद्ध था कि मजबूरन होकर मंदाता प्रकाश को झुकना पड़ा और इसको जो है एक संधि के लिए राजी होना पड़ा, और उस संधि को इतिहास में हटकोली की संधि के नाम से जाना जाता है। यहां पर हटकोली की संधि होती है किसके बीच, यानी सिरमौर का राजा मंदाता प्रकाश और गढ़वाल में हमारे राजा कौन है, पृथ्वीपति शाह। जब दोनों के मध्य संधि हुई, हटकोली की संधि, तो इस संधि के तहत पूरा की पूरा जो छीना हुआ क्षेत्र था वो भी प्लस जो एक्स्ट्रा सिरमौर राज्य के अधीन का क्षेत्र था वो भी गढ़वाल राजा को मिल गया। तो इस तरह से राजा पृथ्वीपति शाह ने अपने दम पर, सोचो कितना छोटा है, 1640 में गद्दी पर बैठा हुआ है, दापा को भी पराजित कर दिया और सिरमौर राजा को भी पराजित कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि राजा पृथ्वीपति शाह को इसके बाद काफी टाइम मिल जाता है, काफी समय मिलता है। कैसा समय मिलता है पृथ्वीपति शाह को, देखो अब आपको बता दें कि पृथ्वीपति शाह ने बुरी तरह से इनको डरा दिया, आसपास के लोगों को। एक बार आपको समझा दे कि कैसे कैसे इसका शासन चल रहा है। इसको जरा मिटा दूं मैं थोड़ा सा, ये वाला क्षेत्र को देखिए। अब पृथ्वीपति शाह, ये क्यों नहीं मिटा, रुक जा मेरे भाई, इसको भी उड़ाना पड़ेगा। अब देखो, अब राजा पृथ्वीपति शाह आराम से चैन की सांस बैठ गया। कैसे बैठ गया चैन की सांस भाई, इसने जो है सबसे पहले गद्दी पर बैठते हुए जिनको इसने पराजित करना था उनको बुरी तरह से पराजित कर दिया। ध्यान से देखो क्या है, अब अपना यहां पर राजा है पृथ्वीपति शाह गद्दी पर, और पृथ्वीपति शाह की अगर हम बात करें तो इसने सबसे पहले 1640 में गद्दी पर बैठते हुए इसको भी जो है सिखा दिया ढंग से कि भाई साइड में रहने का, पंगा नहीं लेने का, तो दापा शासक दोबारा हिम्मत नहीं कर सकता। दूसरा इधर जो है सिरमौर का राजा जो मंदाता प्रकाश है, मंदाता प्रकाश से हटकोली की संधि की है, और मंदाता प्रकाश भी जो है अब जब तक पृथ्वीपति शाह है, थैंक यू सर, जब तक पृथ्वीपति शाह है इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। तो मंदाता प्रकाश की हिम्मत नहीं हो सकती क्योंकि हटकोली की संधि करके आया, यानी पृथ्वीपति शाह बेखौफ। लेकिन ध्यान देने योग्य बात, अगर हम बात करें यहां की, कहां पर, चंद राजा, चंद राजा इस समय गद्दी पर कौन बैठा है, तो बाज बैठा है, बाज बहादुर चंद। ये जो बाज बहादुर चंद है ये कोई ऐरा गैरा राजा नहीं है, बहुत ही पावरफुल राजा है, और बिल्कुल ऐसा ही राजा है जैसा पृथ्वीपति शाह है, योग्य और दूरदर्शी सोचने वाला राजा है। जब चंद राजवंश पढ़ाएंगे तो बाज बहादुर चंद का भी अपना सिक्का है चंद कुमाऊं क्षेत्र में। तो इस समय केवल और केवल एक चीज याद रखने योग्य है कि जो हमारे पास पृथ्वीपति शाह है, ये केवल और केवल अगर किसी से खतरा है तो पहला खतरा इसका बाजे से है, बाकी दापा को पराजित कर रखा है, मंदाता प्रकाश शांत है। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा कहां पर है, यानी कि ये वाला शाहजहां का खतरा है। भाई हम लोगों ने अच्छी तरह देखा है कि शाहजहां ने जो है अटैक किया था 1634 में, जो हम लोग कहते हैं शाहजहां का फर्स्ट आक्रमण गढ़वाल पर सन 1634-35 में। ये जो आक्रमण था, शाहजहां ने इस आक्रमण में हार देखी है, यानी शाहजहां पराजित हुआ है, और इतना बड़ा बादशाह की बेइज्जती, और शाहजहां इसको छोड़ेगा फिर क्या। लेकिन किस्मत अच्छे रहे किसके, यानी पृथ्वीपति शाह के। कैसे अच्छे रहे पृथ्वीपति शाह के कि शाहजहां जो है लंबे समय तक जो है बड़े बड़े रियासतों में व्यस्त हो गया, यानी शाहजहां को इतना टाइम ही नहीं मिला सोचने का कि मुझे गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करना है, क्योंकि शाहजहां इसके बाद बड़े बड़ी रियासतों में व्यस्त हो गया, और शाहजहां जो है उन्हीं क्षेत्रों पर जो है अगले लंबे समय तक, यानी कि कम से कम 10-15 सालों तक शाहजहां ने गढ़वाल की ओर देखा ही नहीं, और ये जो लाभ मिला ये पृथ्वीपति शाह को मिला। अब इसके बाद पृथ्वीपति शाह आराम से मजे से क्या करता है, काम करता है। काम क्या करेगा उसको देखेंगे कि पृथ्वीपति शाह के द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए, क्योंकि इसको पूरा टाइम मिलेगा। भाई 1634 का युद्ध हो चुका है, शाहजहां बिजी हो गया, 1640 में ये खुद दापा को पराजित कर चुका है, मंदाता प्रकाश को हरा चुका है, इसको पता है कि इनकी हिम्मत अब दोबारा से आक्रमण करने की नहीं है। हाँ बाज है, लेकिन बाज अभी आसानी से इसको छेड़ नहीं सकता। तो देखे फिर पृथ्वीपति शाह क्या करेगा। तो इसके बाद पृथ्वीपति शाह करेगा काम। काम कौन से करेगा, तो इसके बाद जो है पृथ्वीपति शाह के कार्य शुरू होते हैं। अब ये आराम से देखो, आपको कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी कि पृथ्वीपति शाह कौन कौन से काम करेगा। सबसे पहला अगर हम लोग आपसे कहें तो अभी तक जो है यहां पर अगर हम लोग गढ़वाल राजा की बात करें तो गढ़वाल राजा ने जो है अभी तक
केवल और केवल जो वर्क किया है वो सिर्फ और सिर्फ इन क्षेत्रों तक सीमित था गढ़वाल राजा का। भाई देखो, राजधानी गढ़ कहां पर है? श्रीनगर। इनकी राजधानी थी श्रीनगर में। और ये जो क्षेत्र आपको बता रहे हैं, ये वाला जो देहरादून का उत्तरी वाला क्षेत्र है और ये उत्तरकाशी का ये वाला क्षेत्र है, ये अभी जो है गढ़वाल राजा से छूटा हुआ था। मतलब किसी भी गढ़वाल राजा ने इस ओर अच्छा खासा ध्यान नहीं दिया था। पहला राजा है राजा पृथ्वीपति शाह, जिसने रवाई क्षेत्र में भी ध्यान दिया। तो पहला शासक है पृथ्वीपति शाह, जिसने रवाई क्षेत्र में ध्यान दिया। कैसे ध्यान दिया? तो इसने क्या किया भाई, राजधानी जो श्रीनगर थी, ये बहुत ही गर्म वाला क्षेत्र, आप सभी लोग जानते हैं, काफी गर्मी यहां पर होती है। तो इसने पहली बार इस पश्चिमी क्षेत्र में काम किया और इस रवाई घाटी में आया। रवाई घाटी में यमुना नदी के तट पर, अगर आपने मुझसे नदियां पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा एक पहाड़, और जिसको आज हम लोग जानते हैं राजगढ़ी के नाम से। तो ये जो आप राजगढ़ी आज देखते हैं, ये वाला, इस राजगढ़ी के ऊपर यानी पृथ्वीपति शाह ने क्या किया था? अपना महल बनाया था। यहां पर बिल्कुल एकदम चोटी पे आज भी इनके महल के अवशेष है। तो इसे जो है राजगढ़ी महल के नाम से आज भी पुकारते हैं। और यहीं पर यमुना नदी के बिल्कुल तट पर, जहां पर आप पढ़ते हैं तिलाड़ी का मैदान, उसी तिलाड़ी के मैदान के बिल्कुल साथ में है ये राजगढ़ी की पहाड़ी। और इस पहाड़ी पर ऊपर बिल्कुल इनके महल के अवशेष है। तो पहला पवार शासक जिसने यानी कि रवाई क्षेत्र की ओर ध्यान दिया और यहां पर जाकर अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। भाई जब इसको श्रीनगर में ग्रीष्म ऋतु आती होगी तो ये अपने राज परिवार के साथ कहां जाता था? यानी कि राजगढ़ी में, और आराम से बिल्कुल ठंडी जगह पर अपना महल। क्वेश्चन क्या आएगा? यानी कि राजगढ़ी का महल किसने बनाया? तो आप टिक करेंगे कि राजगढ़ी का महल पृथ्वीपति शाह। पहला राजा, भाई देखो ना, पहली बार इधर की सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि अब पहली बार कॉम्पिटिशन हो रहा है सिरमौर राजा से और इसका। तो इसीलिए अब ये क्या कर रहा, प्रॉपर अपनी पूरी की पूरी सीमाओं का ध्यान दे रहा है, और संभव तो इसलिए इसने रवाई क्षेत्र की ओर भी अपना काम करना शुरू कर दिया। तो एक काम यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी, और अपना महल बनाया कहां पर? राजगढ़ी में। अगला दूसरा काम इसने अपने नाम से देहरादून में क्या करा? इसने एक और अपने नाम से पृथ्वीपुर नामक नगर भी बसाया। तो इसने जो है पृथ्वीपुर नामक नगर, पृथ्वीपुर नगर जो है देहरादून में बसा है। हालांकि कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि जो ये पृथ्वीपुर नगर है, ये आगे चलकर जो है पृथ्वीपति शाह का जो बेटा आएगा मेदिनी प्रकाश, ये संभव तो मेदिनी प्रकाश ने अपने पिता की याद में बसाया। कहीं पर ऐसा भी मिलता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ज्यादातर जिक्र होता है कि इसने खुद अपने नाम से इसको बसाया। तो अगला काम इसने क्या कर दिया? यानी कि इसको भी बसा दिया। तो बढ़िया तरीके से जो है दोबारा से पृथ्वीपति शाह ने 1640 से लेकर सन 1654 तक, तो आप कह सकते हैं कि 1640 में राज्याभिषेक किया, और जब तक शाहजहां 1654 में दूसरा आक्रमण नहीं करता है, तब तक पृथ्वीपति शाह ने जो है गढ़वाल राज्य को दोबारा से क्या बना दिया है? सोना बना दिया। मतलब राजकोष एकदम टनाटन हो गया, गढ़वाल राज्य फिर से पावरफुल हो गया है, और पृथ्वीपति शाह वास्तव में गढ़वाल का एक पावरफुल राजा बनकर उभरा। जागर पवाड़ों में भी पृथ्वीपति शाह के जो इसकी जो पावर है, उस पावर को दर्शाया गया। पृथ्वीपति शाह के बारे में कहा जाता है कि ये वास्तव में कम समय में, कम उम्र में जनता के बीच सबसे प्रिय राजा बना। इसके साथ साथ पृथ्वीपति शाह के लिए यह भी कहा जाता है कि अपने जो भी इसके प्रशासनिक अधिकारी थे, मंत्रीगण थे, उनके बीच भी राजा पृथ्वीपति शाह का कद बहुत बड़ा था, जनता के बीच बहुत ही प्रिय था, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी बहुत बड़ा नाम था राजा पृथ्वीपति शाह का। होना ही है भाई, देखो ना, अब दापा से बचा रखा सिरमौर से, वो भी ऐसे युद्ध की बात, और दोबारा से इतना मजबूत बना दिया है गढ़वाल रियासत को। खैर, गढ़वाल रियासत जो है शानदार तरीके से चल रही है, लेकिन अब वो दौर आने वाला है जब फिर से खतरा गढ़वाल रियासत पर आने वाला है। यह खतरा कब आता है? कि जब शाहजहां यानी कि अपने भारत भ्रमण में सभी राज्यों से जो है युद्ध लड़के आराम से फुर्सत में बैठा होता है, तब शाहजहां के दिमाग में ये याद आती है। याद ही आया होगा उसको कि भाई जो है, कभी मैंने 1634 में आक्रमण किया था गढ़वाल पर, और मेरी सेना को बुरी तरह से हराया था और नाक काट के भेज दिया था एक महिला ने वहां से। तो शाहजहां का जो है दिमाग खराब हो गया। शाहजहां ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, उस रियासत पर अब आक्रमण करेंगे और धूल में मिटा देंगे।
ऐसा ही सोचा होगा शाहजहां ने भाई उस समय कि भाई जो है मेरे सैनिकों के, भाई अब देखो अब तो शाहजहां बैठा था, बुजुर्ग हो गया था धीरे धीरे, 1654 के आसपास बीमार भी हो गया था शाहजहां। तो शाहजहां बैठे बैठे यही काम दिमाग में आ रहे होगे शाहजहां के कि भाई जो है किस किस ने मेरी बेइज्जती की थी, कहाँ से मैं बुरी। अब शाहजहां तो बादशाह था पूरे भारत का भाई, उत्तराखंड की रियासत, पवार रियासत क्या है उसके सामने, एक फूंक में उड़ा देता शाहजहां वास्तव में। तो शाहजहां ने क्या किया, अब गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण करेगा, यानी कि शाहजहां का गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण, सन 1654-55 का शाहजहां का गढ़वाल पर दूसरा अटैक, जिसको हम लोग देखेंगे यहां पर। तो शाहजहां का गढ़वाल पर जो दूसरा आक्रमण है वो 1654 और 55 का आक्रमण है, जिसको हम लोग अब देखेंगे कि इस आक्रमण में होगा क्या। क्या पृथ्वीपति शाह शाहजहां से लड़ लेगा? क्या पृथ्वीपति शाह इतना पावरफुल हो चुका है कि शाहजहां की सेना को फिर से पराजित करेगा, या पृथ्वीपति शाह को यहां पर पराजित होना पड़ेगा? खैर जो भी है, इस युद्ध को देखा जाएगा और इस युद्ध को समझा जाएगा। देखिए, अगर हम इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध के लिए फिर से मैदान सजा, और पृथ्वीपति शाह बेचारा, इसको कोई युद्ध लड़ने की चेष्टा नहीं थी, ना इसके कोई दिमाग में ऐसा था कि मैं युद्ध लड़ूंगा। शाहजहां के दिमाग में आया और शाहजहां ने क्या कर दिया, आदेश निकाल दिया कि भाई मैं गढ़वाल पर आक्रमण करूंगा, और इसी को बोलते हैं शाहजहां के गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण। इस आक्रमण को जो लीड किया वो खलीतुल्लाह ने किया। तो इस बार शाहजहां ने क्या कर रखा है, खलीतुल्लाह को भेज रखा है और कहा कि भाई देख इस बार तू जा और बेहतर तरीके से जो है उस राज्य को जो है खत्म करके आ जा। खलीतुल्लाह के नीड में एक भेज रखी दिल्ली की शाही सेना की टुकड़ी। अब देखो ध्यान से कैसे आक्रमण होगा, इस बार जो है पूरी प्लानिंग के साथ होगा। तो युद्ध के लिए क्या किया गया कि दिल्ली की शाही सेना की टुकड़ी तैयार है, जो यहां से जाएगी, बिल्कुल रेडी हो रखी, नीचे से आएगी, एकदम तैयार है ये शाही सेना की टुकड़ी, ये आएगी यहां से। और दूसरा भाई यहां पर इनका जो ये राजा है सिरमौर राजा, और सिरमौर राजा कौन है, मंदाता प्रकाश है इस समय भी, और मंदाता प्रकाश भी काफी बुढ़ा हो गया, अनुभवी आदमी है। तो मंदाता प्रकाश भी, ये भी जो है पृथ्वीपति शाह से काफी चिढ़ता है। तो इसने शाहजहां ने लालच दिया होगा कि देख भाई मेरा साथ दे, तुझे गढ़वाल रियासत दे दूंगा। तो दूसरा इधर से मंदाता प्रकाश भी आक्रमण करने के लिए रेडी हो रखा है। तीसरी अगर हम बात करें तो अब इस बार यहां पर कौन है, बाज है, और बाज बड़ा भक्त है किसका, यानी कि शाहजहां का। तो बाज को भी जो है बिल्कुल रेडी कर रखा, अर्थात इस युद्ध में जो है यहां से बाज भी इस युद्ध में शामिल होगा, मतलब घेरा जाएगा तीनों तरफ से। तो यहां पर बीच में कौन है, गढ़वाल रियासत, और यहां पर घेरना किसको है, राजा पृथ्वीपति शाह को। खैर युद्ध हुआ, और इस घमासान युद्ध में क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं कि भाई बाज की सेना इतनी पावरफुल सेना, बाज खुद इतना पावरफुल राजा, सिरमौर राजा, अब इतनी सिरमौर की रियासत भी अब काफी पावरफुल हो गई, सिरमौर का राजा भी अपनी सेना लेकर आया, और खुद नीचे से जो है खलीतुल्लाह इतना अनुभवी सेनापति, नीचे से दिल्ली से शाही सेना की टुकड़ी भी आई है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होना था, हारना था पृथ्वीपति शाह को। और ऊपर से इधर से जो है सबसे जो भयानक जो युद्ध था वो किसने खेला, बाज ने खेला। बाज ने दो दिशाओं से अपनी सैन्य टुकड़ियां भेजी, उत्तर दिशा और दूसरी दक्षिण दिशा, और दोनों दिशाओं से इतना भयानक आक्रमण किया कि यहां पर आने के बाद जो गढ़वाल में इस समय जो नंदा देवी की प्रतिमा थी, बाज बहादुर चंद नंदा देवी की मूर्ति को भी यहां से उठाकर इधर ले आया। यानी कि यहां से जो है नंदा देवी की सबसे पहले अगर किसी ने प्रतिमा गढ़वाल से उठाकर लाई तो वो बाज चंद ने लाई। तो बाज बहादुर चंद ने एकदम से कोर्रम मचा दिया और सारे रास्ते भेद बता दिए कि कैसे गढ़वाल राज्य को पराजित करना है, सब जानता हूं मैं। और पृथ्वीपति शाह को एकदम से बुरी तरह से पता ही नहीं चला होगा, सेकंडों में जो है पृथ्वीपति शाह को धूमिल कर दिया होगा। खैर युद्ध का समापन हुआ, शाहजहां का गढ़वाल पर दूसरा युद्ध और पृथ्वीपति शाह की जबरदस्त हार, इतनी भयानक हार कि फिर से दोबारा से पृथ्वीपति शाह को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। नुकसान यह हुआ कि मंदाता प्रकाश को फिर से जो है ये क्षेत्र दिए गए वापिस, और जो देहरादून था इस बार देहरादून जो है खलीतुल्लाह ने वापस आते समय एक शख्स था चतुर्भुज, इसको दे दिया देहरादून, कि भाई देहरादून का जो है फौजदार किसको बना दिया, खलीतुल्लाह ने चतुर्भुज को। और देहरादून ये एक ऐसा था जो गढ़वाल राजा के लिए सबसे आय का महत्वपूर्ण साधन था, जो उपजाऊ क्षेत्र था। निर्णय हुआ, सब लोग अपने अपने इधर गए। इसने जो है शाहजहां ने खुशी से होकर जो है इसको बहादुर की उपाधि भी प्रदान कर दी, और इधर मंदाता प्रकाश को कुछ क्षेत्र भी दे दिए, और चतुर्भुज को जो है देहरादून का जो है फौजदार भी बना दिया खलीतुल्लाह ने। ये वापिस चले गए, लेकिन तुरंत पृथ्वीपति शाह जो है समला एक्शन लिया और जो है इस चतुर्भुज की हत्या कर दी और देहरादून को वापिस छीन लिया। तो मामला एक तरह से पृथ्वीपति शाह ने हार तो गया, नुकसान भी बहुत तकड़ा झेला होगा, लेकिन फिर से पृथ्वीपति शाह संभल गया कि ठीक है भाई चलो कोई नहीं, जो था निपट गया। लेकिन जैसे ही पृथ्वीपति शाह ने क्या किया, तुरंत अटैक किया और देहरादून में जो है इसकी हत्या कर दी और दोबारा से देहरादून को छीना।
शाहजहां का फिर से दिमाग खराब हो गया कि भाई फिर से एक्टिव हो गया, और शाहजहां ने तुरंत गढ़वाल पर एकदम ज्यादा टाइम भी नहीं लिया, 1 साल बाद दोबारा से आक्रमण कर दिया। यानी आक्रमण 1656 में करवा दिया। 1656 के आक्रमण का नेतृत्व कासिम खां के नेतृत्व में करवाया गया। शाहजहां ने इस बार भी जो है बाकायदा इन्हीं दिशाओं से पूरी टीम भेजी, चारों दिशाओं से। इस बार जो है वही राजा, इधर से मंदाता प्रकाश भी आएगा, गढ़वाल से जो है कुमाऊं से जो है कौन, बाज बहादुर चंद भी आएगा, और नीचे से तो दिल्ली शाही सेना की टुकड़ी इस बार कासिम खां के नेतृत्व में आ रही, और फिर से शाहजहां की सेना ने पृथ्वीपति शाह को पराजित किया। यानी पृथ्वीपति शाह लगातार 2 बार इन दोनों में, यानी कि जो सेकंड युद्ध था और जो थर्ड युद्ध था, इन दोनों युद्धों में क्या हुआ, पृथ्वीपति शाह को बहुत तकड़ी हार देखनी पड़ी, और पृथ्वीपति शाह भाई हार भी गया। हारने के बाद पृथ्वीपति शाह कमजोरी हुआ। खैर, जनता का पूर्ण समर्थन था पृथ्वीपति शाह को, और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, मंत्रीगण थे, वो भी पृथ्वीपति शाह के साथ वफादारी से काम कर रहे थे। दोबारा से स्थिति जो है, सिचुएशन जो है फिर से बढ़िया तक हो गई और मामला ठंडा हो गया। तो बड़ी मुश्किल से भाई पृथ्वीपति शाह ने शाहजहां के इन 2 आक्रमणों को झेला, और अब इसके बाद शाहजहां हो गए बुजुर्ग, शाहजहां बुढ़ापा आ गया, और दिल्ली में छिड़ गया उत्तराधिकार का युद्ध। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि इस समय क्या हो गया कि अब जब ये युद्ध भी निपट गया तो इसके बाद अब उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। कहां पर, यानी दिल्ली में। उत्तराधिकार का युद्ध कुछ इस प्रकार से छिड़ गया। उत्तराधिकार का युद्ध मैं मोटा मोटा समझाऊंगा, पूरा डिटेल से नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ कि 2 इंपॉर्टेंट, वैसे 4 पुत्र थे पर 2 लिख रहा हूं। सबसे बड़ा जो बेटा था वो कौन था, यानी कि दारा शिकोह था। तो सबसे बड़ा बेटा था औरंगजेब का कौन, दारा शिकोह, और एक दूसरा जो पावरफुल बेटा था वो कौन था, औरंगजेब था, है ना। अब हुआ क्या मामला कि शाहजहां जब बीमार पड़ा तो शाहजहां ने क्या काम किया, शाहजहां चाहता था कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो मेरे बाद जो है दिल्ली का बादशाह बने। शाहजहां दिल्ली का बादशाह बनाना चाहता था किसको, दारा शिकोह, और औरंगजेब को जो नीचे दक्कन का क्षेत्र है पूरा की पूरा औरंगजेब को दे दिया, पूरा दक्कन का क्षेत्र। शाहजहां बीमार पड़ा और औरंगजेब ने सोचा कि भाई मुझे जो है इतना बृहद क्षेत्र दे रखा कि मैं दक्कन में रहूंगा, है मैं यहाँ लड़ूंगा इनसे राजाओं, छोटे छोटे राजाओं, और जो है दारा शिकोह को दे दी पूरी की पूरी रियासत। दारा शिकोह को जब ये जो रियासत मिली, अपने जीते जी शाहजहां ने ये जो है रियासत दी, तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई औरंगजेब, और औरंगजेब ने कहा कि भाई युद्ध होगा, युद्ध से डिसाइड होगा। और जब युद्ध हुआ तो आप सभी जानते हैं कि इसने सबसे पहले अपने पिता यानी कि जो शाहजहां थे, शाहजहां को भाई कैद करके रखा, समझ गया, शाहजहां को कैद किया, और कैद करने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा दारा शिकोह से। और दारा शिकोह जो है, भाई जाहिर सी बात है ये बड़ा पावरफुल था, बहुत योग्य था। दारा शिकोह जो है उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित हुआ, और दारा शिकोह के एक पुत्र थे कौन, सुलेमान शिकोह। तो दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, तो दारा शिकोह को बेचारे को लगा कि भाई अब देखो मुझे तो जो है औरंगजेब मार ही देगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने बेटे को बचा देता हूं ताकि आगे चलकर मेरा बेटा मेरी जगह यानी कि फिर से बादशाह बने। तो इस तरह से दारा शिकोह ने सोचा कि अपने बेटे की जान बचा लेता हूं, मुझे तो जो है चलो युद्ध में मैं तो औरंगजेब से मारा ही जाऊंगा। तो दारा शिकोह ने सोचा कि मैं अपने बेटे को किस स्थान पर भेजूं जहां पर ये सुरक्षित रह सकता है। अब बेचारे दारा शिकोह के दिमाग पर क्या आई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुगलों के जो संबंध है, मुगलों के संबंध कहाँ थे, शाहजहां के बहुत अच्छे, यानी कि चंद राजा के साथ थे। भाई चंद राजा जो यहाँ बाज है, बाज के साथ बहुत शानदार संबंध है। तो फिर यहाँ से जो है दारा शिकोह ने सोचा कि मैं अपने बेटे को कहाँ भेज देता हूँ, कुमाऊं भेज देता हूँ बाज बहादुर चंद के पास, वो मेरे बेटे को संरक्षण दे देगा और वहां पर मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। इसने ऐसा दिमाग लगाया दारा शिकोह ने, और दारा शिकोह ने आनंद फानन में अपने पुत्र को जो है कुछ लोगों के साथ भेज दिया। कहां पर, इसी दौरान भाई जो आप पढ़ते हैं ना, यहाँ पर मोलाराम के पूर्वज भी आए थे, तो वो टीम भी पूरी दारा शिकोह के साथ इस दौरान आई थी। तो दारा शिकोह कुमाऊं, देखो गढ़वाल में तो संबंध खराब है भाई, पृथ्वीपति शाह के साथ 3 आक्रमण किए तो गढ़वाल में तो भेज ही नहीं सकता। कुमाऊं में बाज बहादुर चंद भक्त था शाहजहां उनका, तो यहां भेज दिया। और तब तक क्या हुआ कि औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करके मतलब मार के औरंगजेब भी क्या बन गया, दिल्ली का सम्राट, बादशाह बन गया औरंगजेब। और जैसे दिल्ली का बादशाह बना, औरंगजेब ने पूरे भारत में फरमान भेज दिया कि जहां कहीं भी अगर ये पहुंचा है सुलेमान शिकोह, मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़कर चाहिए, मुझे भेज देंगे सारे राजा, उपहार दूंगा, इनाम दूंगा सबको। फरमान भेज दिया, और वो फरमान औरंगजेब का कहां पहुंच गया, यानी कि बाज के पास भी पहुंच गया। बाज केवल और केवल मुगल जो बादशाह होगा उसका राजभक्त है,
और किसी का नहीं है। तो बाज को पता है कि शाहजहां तो गया, बाज को पता है कि दारा शिकोह भी गया, इसलिए बाज अब किसका है? बाज अब केवल और केवल औरंगजेब का साथ दे सकता है। इसलिए बाज बहादुरचंद के पास जब ये शख्स पहुंचा, सुलेमान शिकोह बेचारा, और बाज बहादुरचंद के पास आए कि भाई मेरे पिताजी ने भेजा है कि आप मुझे संरक्षण देंगे, तो बाज बहादुरचंद ने कहा कि देख भाई, मैं केवल जो हूं, जो बादशाह बैठता है वहां उसकी सुनता हूं, और बादशाह आपके पिता नहीं है ना आपके दादा है, बादशाह इस समय जो है औरंगजेब है, और औरंगजेब का मेरे पास भी खत है कि भाई मुझे जिंदा या मुर्दा दो। तो देखो, मैं चाहूं तो आपको जिंदा मुर्दा भी पहुंचा सकता हूं वहां पर, लेकिन यह है कि मैं एक काम करता हूं कि आप अतिथि आए हैं, आप यहां से जो है चुपचाप से निकल जाओ, मैं आपको संरक्षण नहीं दे सकता। यानी कि बादशाह ने साफ बोल दिया कि भाई निकल जाए यहां से, संरक्षण नहीं मिल सकता। तो फिर बेचारा सोचो कि बाज जो ये सुलेमान शिकोह था, इसने और कुछ ना होते हुए बड़ी हिम्मत से, सोचो गढ़वाल में जो पृथ्वीपति शाह जिसके 36 के आंकड़े हैं मुगलों से, फिर भी सुलेमान शिकोह किसी तरह से यहां पर पहुंचा। और किसी ने कहा होगा कि भाई देखो, गढ़वाल का राजा पृथ्वीपति शाह बहुत दयावान है, अगर आप वहां जाएंगे, भले ही दुश्मन हो आप लोग, लेकिन हो सकता है कि आपके प्रति दया करे और आपको जो है छोड़ दे, आपको जो है संरक्षण दे दे। तो ये बेचारा अपनी टीम के पास कहां पहुंच गया? पृथ्वीपति शाह के पास आ गया। और जब इसने अपनी गाथा सुनाई है तो पृथ्वीपति शाह ने कहा, अरे भाई यहाँ आ जा, मैं संरक्षण दूंगा, गर्दन कटा दूंगा, लेकिन आपको आंच नहीं आने दूंगा। पृथ्वीपति शाह ने इसको बहुत भयानक जो है वो दे दिया, क्या? संरक्षण। हालांकि जब पृथ्वीपति शाह ने ये काम किया कि संरक्षण दिया किसको? सुलेमान शिकोह को, तो इससे गढ़वाल की प्रजा थोड़ी सी नाराज हो गई पृथ्वीपति शाह से। केवल प्रजा ही नहीं, कोरम मच गया पूरे किसमें? मंत्रिमंडल में। हम तो कल्पना कर सकते कि कैसा भयानक मंजर रहा होगा। प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने कहा कि महाराज आप किसको संरक्षण दे रहे? उसको जिसके दादा ने हमारे खिलाफ 3 बार अटैक किए, गढ़वाल की प्रजा को मारा है, गढ़वाल के सैनिकों को मारा है, लूटा है हमको, आप उनको संरक्षण दे रहे हैं? लेकिन पृथ्वीपति शाह ने कहा भाई जुबान है और जवान अब दे दी कि अब संरक्षण दे दिया तो दे दिया, इसलिए जो है सुलेमान शिकोह अब मेरे संरक्षण में है, बस। तो ये गलती से पृथ्वीपति शाह से गढ़वाल की जनता भी नाराज हो गई, और इसके जो अपने जो अधिकारी थे, इसके जो मंत्रीगण थे, वो भी पृथ्वीपति शाह से नाराज हो गए कि यार क्या बंदा है, हमको इतना उन्होंने जो है इतने भयानक आक्रमण हुए, उसके बावजूद भी ये इनको संरक्षण दे रहे। खैर जो भी है, पृथ्वीपति शाह अटल था, संरक्षण दे दिया, खत्म। अब संरक्षण देने की बात ये पहुंच गई कहां? औरंगजेब के पास, कि भाई जो है गढ़वाल के राजा ने फिर से पंगा ले लिया और संरक्षण दे दिया मेरे दुश्मन को। तो औरंगजेब ने पहले तो फरमान भेजा पृथ्वीपति शाह को। औरंगजेब था बड़ा तेज आदमी, औरंगजेब लड़ना नहीं चाहता था किससे? गढ़वाल राजा से। उसको पता था औरंगजेब वहीं लड़ता था जहां से उसको मिलता था कुछ, गढ़वाल से कुछ भी नहीं मिलना था। तो औरंगजेब ने पहले तो फरमान संदेश भेजे कि भाई देख ऐसा है, मुझे वापिस भेज दे, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं फालतू में। पृथ्वीपति शाह ने कहा कि मजाल है भाई, हमने जबान दे दी, संरक्षण दे दिया, अब आप लेकर दो, हमारी गर्दन कट जाए लेकिन हम नहीं दे सकते आपको। तो इनका भी जो है अब तानातानी हो गया, और जब तानातानी हुआ तो फिर क्या होगा? यानी औरंगजेब और पृथ्वी शाह के मध्य जो संबंध है एक खटास होंगे, और इनके मध्य जो है क्या होगा? यानी युद्ध होगा, अर्थात एक भयानक युद्ध होगा। और गढ़वाल का पर जो है औरंगजेब को मजबूरन होकर सन 1659 में आक्रमण करना पड़ेगा। और औरंगजेब जो है गढ़वाल पर सन 1659 में एक धमाकेदार, कहता कि भाई पूरे चारों तरफ से सेना भेजता है, कहता कि पूरा तबाह कर दो गढ़वाल को। और जब गढ़वाल के लिए सेना भेजता है तो इस प्रकार से पूरी टीम लेकर भेजता है कि गढ़वाल को जो है चारों तरफ से कैद किया जाए और पूरी तरह से जो है मिटा दिया जाए गढ़वाल राजा को। इस बार औरंगजेब बहुत गुस्से में था, कहता है कि भाई इतना हराने के बावजूद भी पृथ्वीपति शाह इतना कर राजा। तो इस बार खास बात देखो कि सिरमौर का राजा इस बार कौन है? यानी कि इस बार है सौभाग्य प्रकाश, मंदाता प्रकाश का बेटा। दूसरा, कश्मीर से भी राजा बुला रखा है, कश्मीर से राज स्वरूप को बुला रखा है, दिल्ली से जो है राज खां को भेज रखा है, और इधर से चंद राजा कौन है? बाज बहादुर चंद है। इस बार भी जो है बिल्कुल चारों तरफ से घेर दिया, और इस बार पृथ्वीपति शाह काफी पावरफुल और समझ भी गया था। और ये जो युद्ध था औरंगजेब का, इस युद्ध में पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब को हरा दिया। मतलब औरंगजेब की जो सेना आई थी, तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो औरंगजेब ने यहां पर अटैक किया, इसमें पृथ्वीपति शाह विजयी रहा, और इतनी बड़ी सेना को पूरी की पूरी धूल चटा दी पृथ्वीपति शाह ने। तो जब औरंगजेब ने देखा कि यार इस राजा ने तो जो है इतना नुकसान भी हो गया, मेरा इतना खर्चा भी किया मैंने, ये तो फालतू का लफड़ा है, तो फिर औरंगजेब ने सोचा कि ये तो जो है अब क्या होगी कि मेरी मूर्खता होगी कि मैं गढ़वाल पर फिर से आक्रमण भेजूं और इतना खर्चा पर्चा करूं। इससे अच्छा अब औरंगजेब इसने जो है
चालाक चालें चलनी शुरू कर दी, यानी औरंगजेब की कूटनीतिक चालें। औरंगजेब ने कहा कि मुझे केवल और केवल कौन चाहिए, सुलेमान शिको चाहिए, और उसके लिए मैं इतना फालतू में खर्चा क्यों करूं। तो उसके लिए ये सुलेमान शिको क्या करता है, वो औरंगजेब क्या करता है, चतुर चाल चलता है अपनी। और वो चतुर चाल ये क्या करेगा, अब इस बार जो है औरंगजेब अपने दो शख्सों को, एक तो इसके पास है औरंगजेब की चतुर चाल, एक तो इसके पास जयसिंह है इसका खास मंत्री, और दूसरा जयसिंह का ही बेटा कौन है, राम सिंह। ये दोनों की दोनों दरबार में अपनी चातुर चालों के लिए बहुत फेमस थे। तो औरंगजेब कहता है कि जयसिंह के लिए कि भाई देख, अब तू चले जा और मुझे किसी भी हालत में कौन चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए सुलेमान शिको, जैसे भी लिया, जिंदा मुर्दा कैसे करके यहां मुझे चाहिए। जयसिंह कहता है कि जी जाता हूं मैं, टेंशन मत लो आप, वापस लेकर आता हूं। जयसिंह पहुंचता है गढ़वाल में, और जयसिंह देखता है पूरा सिस्टम कि यार ये सुलेमान शिको को मैं कैसे ला सकता हूं, क्या करूं मैं। तो जब यहां पर पहुंचता है जयसिंह, तो जयसिंह क्या करता है कि पृथ्वीपति शाह का जो मंत्री था, पृथ्वीपति शाह का कौन है, मंत्री, इस मंत्री को जो है पटा लेता है जयसिंह। और जयसिंह कहता है कि देख भाई ऐसा है कि जल्द ही जो है मुगल बादशाह बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं गढ़वाल राज्य पर, और गढ़वाल राज्य को पूरी तरह से तबाह करने वाले। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो आपको गढ़वाल का राजा बना दिया जाएगा। मंत्री को ऑफर दे दिया, किसने, यानी जयसिंह ने। मंत्री लालच में आ गया। किसका मंत्री है, यानी कि मंत्री है पृथ्वीपति शाह का मंत्री। तो पृथ्वीपति शाह का जो मंत्री है ये जो है लालच में आया, और लालच में आने के बाद जो है इसने सुलेमान शिको को पकड़ने का प्लान बना दिया, मतलब जिंदा है मुर्दा। इसने क्या कहा, भाई जिंदा मुर्दा चाहिए जैसा भी है, या मार दे उसको, कि भाई मार दे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करता है, ये एक प्लान बनाता है कि कैसे मारूं। तो मंत्री जो है सुलेमान शिको के लिए, ये सुलेमान शिको है, और पृथ्वीपति शाह पहले से बताता पृथ्वीपति शाह को कि भाई ये जो मेरे मंत्री है या कोई भी है, ये जो है सुलेमान शिको को कहीं ना कहीं या तो मार सकते हैं या कहीं ना कहीं पकड़वा सकते हैं, क्योंकि भाई पहले से नाराज थी गढ़वाल के प्रजा भी, मंत्री भी। तो इसीलिए पृथ्वीपति शाह ने इसकी घनघोर जो है सिक्योरिटी रखी होगी, सुरक्षा में रखा होगा। और कहा जाता है कि मंत्री ने जो है जहर दे दिया खाने में, किसको, यानी कि सुलेमान शिको को। लेकिन उस जहर को जो है चेक किया गया होगा, और पृथ्वीपति शाह को पता चला कि इस मंत्री ने जो है खाने में जहर दे दिया। पृथ्वीपति शाह आया और भरे दरबार में इसकी गर्दन उड़ा दी अपने मंत्री की, कि ऐसी गद्दारी करेगा भाई मेरे से। यानी कि जयसिंह की चतुर चाल हो गई फेल, और उल्टा पृथ्वीपति शाह ने क्या कर दिया, अपने सेनापति की गर्दन उड़ा दी। और जब गर्दन उड़ाई तो कोहरम मच गया पूरे गढ़वाल में। कहा कि भाई ये क्या हो गया हमारे राजा को। पहली गलती तो ये कर दी कि एक जो है मुगल जो है एक युवराज को यहां पर शरण दी, जो हमारे की दुश्मन है बहुत बड़े। और दूसरी गलती कि एक हमारे दुश्मन को बचाने के लिए अपने सेनापति की, अपने मंत्री की बलि गर्दन काट दी। कोहरम तूफान मच गया, प्रजा नाराज हो गई, इससे नाराज हो गई प्रजा, नाराज हो गए, पूरा प्रशासनिक अधिकारी नाराज। लेकिन पृथ्वीपति शाह भाई जुबान है, मजाल है कि अगर कोई कुछ कर ले। खैर जो भी हुआ, जयसिंह की जो चाल थी वो असफल रही। औरंगजेब ने कहा कि भाई अब राम सिंह तू जा, तेरा बाप तो फेल हो गया। राम सिंह ने कहा कि जी ठीक है जी मैं जाता हूं। और राम सिंह यहां पर पहुंचा। राम सिंह ने देखा कि मैं क्या कर सकता हूं। राम सिंह को पता चल गया कि भाई पृथ्वीपति शाह ने बहुत खतरनाक पहरा लगा रखा, किसी पे शक नहीं करता। लेकिन पृथ्वीपति शाह का जो बेटा था, आप देखो भाई अपने बेटे पर थोड़ी ना करेगा पृथ्वीपति शाह जंग। इसका बेटा कौन है, मेदिनी शाह। यहां पर कहानियां अलग अलग चलती है, तो मैं ये वाली कहानी आपको सुनाऊंगा। मेदिनी शाह पृथ्वीपति शाह का क्या है, यानी कि पुत्र है, जो आगे राजा बनना था। ये आता है मां राम सिंह, और राम सिंह सीधा संबंध किससे करता है, मेदिनी शाह से, और मेदिनी शाह से दोस्ती कर लेता है। और पूरा बताता है कि यार तेरे पिताजी कब से राजा बने बैठे हैं गढ़वाल की प्रजा। और सोचो 1634 से राजा बनाओ, 1664 तक यही राजा बैठा हुआ है। कहा कि गढ़वाल की प्रजा जो है अब नाराज है तेरे पिता से, अब राजा तुझे बनना चाहिए, हमारा साथ दे दे। और ये फालतू में जो है दुश्मन अपना रखा हुआ, तुमने जो भी रहा होगा साठ कांट जैसा भी कर दिया होगा। मतलब इसने दिल जीत लिया मेदिनी शाह का। और मेदिनी शाह का जैसे दिल जीता, तो मेदिनी शाह ने क्या कर दिया, रातों रात जो है इस सुलेमान शिको को उठाया, पकड़वाया, और रातों रात यहां से निकाला, और किसको दे दिया, राम सिंह को। राम सिंह सीधा कहां पहुंचा दिया, औरंगजेब के पास, कि लीजिए महाराज मैंने ले आया पकड़ के।
और आगे चलकर जो है सुलेमान शिको ने क्या कर दी, हत्या कर दी। औरंगजेब ने सुलेमान शिको की हत्या कर दी वहां पर। अब सोचो, जब ये बात पता चली पृथ्वीपति शाह को कि मेरे ही बेटे ने पकड़ा दिया सुलेमान शिको को, मजाल जुबान है पृथ्वीपति शाह की। पृथ्वीपति शाह ने कहा कि देख भाई, गद्दारी तो गद्दारी, बेटा हो चाहे कोई हो, कहा कि भाई देश निकाला, चले जाए यहां से। इसको दे दिया देश निकाला भाई, अपने पुत्र को जो आगे राजा बनना था, और कह दिया कि भाई देश से निकल जा, देश निकाला। और देश निकाला देने के बाद मेदिनी शाह का भी उल्लेख मिलता है कि ये भी वापिस आकर कहां पर, औरंगजेब के दरबार में आया। और औरंगजेब ने जो है फिर इसको वहीं पर 500 का मनसब भी प्रदान किया था। समझ गया, मुगल बादशाह देते थे। और 500 का मनसब देने के बाद में फिर वहीं पर मुगल साम्राज्य में ही जो है मेदिनी शाह की मृत्यु भी हो गई। एक ऐसा इतिहास बताता है। और मेदिनी शाह की मृत्यु भी हो गई फिर बाद में वहीं पर। जब यह निर्णय लिया पृथ्वीपति शाह ने, गढ़वाल की प्रजा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, गढ़वाल के प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, सबको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अब तो जो है हमारा राजा सठिया गया, इसको तुरंत गद्दी से हटा दो, एकदम आनन फानन में गद्दी से हटा दिया जाए, वरना हम लोग जो है इसकी हत्या कर देंगे राजा की। तो जब बहुत तूफान मच गया था, बहुत खतरनाक हाइपर हुआ होगा उस समय सिचुएशन कि भाई क्या कर रहा है ये, कि मुगलों के लिए जो है हम सबको जो है खदेड़ दे रहा पृथ्वीपति शाह। गढ़वाल की प्रजा नाराज हो गई, पूरे एकदम जो है माहौल खड़ा हो गया, तो गर्मा गर्म माहौल हो गया होगा। तो फिर मजबूरन होकर क्या करना पड़ा, पृथ्वीपति शाह को जो है राजगद्दी को छोड़नी पड़ी। पृथ्वीपति शाह को जो है अपनी गद्दी आनन फानन में क्या करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। और जब पृथ्वीपति शाह ने अपनी गद्दी को छोड़ी तो एक शर्त रखी प्रजा ने कि भाई जो पृथ्वीपति शाह है वो राजमहल, यानी कि जो श्रीनगर में राजमहल है उसके आसपास भी नहीं रहेगा, वरना ये आगे चलकर भी ऐसा ही करेगा। मतलब गढ़वाल की प्रजा को लगता था कि भाई पृथ्वीपति शाह गलत कर रहा है। तो इसीलिए गढ़वाल की प्रजा ने कहा कि भाई ये जो पृथ्वीपति शाह है ये हमारे राजमहल या श्रीनगर राजधानी के आसपास भी नहीं रह सके, इसको दूर देश, इसको भी दूर भेज दो, यहां नहीं रहेगा ये। तो इस तरह से पृथ्वीपति शाह ने कहा कि ठीक है मैं गद्दी छोड़ता हूं, मैं चले जाता हूं। इसने गद्दी तो छोड़ दी, लेकिन अब राजा किसको बनाए? मेदिनी शाह को राजा बनना था, इसके बेटे को वो तो देश निकाला दे दिया। तो फिर मेदिनी शाह का जो बेटा था जो बहुत ही छोटा था, यानी कि फतेह शाह, तो फतेहपति शाह को क्या करना पड़ा, इसकी माता को आनन फानन में गद्दी पर बैठाना पड़ा। और यह भी कहा जाता है मुश्किल से मुश्किल 9 या 10 वर्ष का था, बहुत ही छोटा। तो पृथ्वीपति शाह ने गद्दी छोड़ी और आनन फानन में पृथ्वीपति शाह के बाद गद्दी पर बैठा दिया फतेहपति शाह। और इसकी माता भी खुद क्या बनेगी, इसकी अब संरक्षिका बनना पड़ेगा। तो ऐसा राजा था राजा पृथ्वीपति शाह। कहने का मतलब है कि भाई देखो जैसा भी था, लेकिन जुबान का पक्का आदमी था, और जुबान दे दी तो उसके लिए अपने पुत्र को भी देश निकाला दिया। मतलब अपने निर्णय से जो है भाई टस से मस नहीं हुआ। तो ये एक कहानी, सुंदर कहानी राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में थी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मजा आया होगा और आप सभी को आनंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों ये प्रयास, तो आप सभी से विनती रहती है कि जाते हुए सब लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य किया करो, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और अगर आपको बहुत ही अच्छी क्लास लग रही है तो आप मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो मैं ये भी कहता हूं बेकार कमेंट मत करना, हाँ सुझाव जरूर देना कि सर आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो मैं उस टाइप की भी, हाँ राजमाता कटोची थी जिन्होंने आगे बनाए, तो मैं ये भी कर सकता हूं। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही है, आप लोगों से कल मिलूंगा फिलहाल इसी समय, और इंतजार कीजिएगा कल राजा फतेहपति शाह किन परिस्थितियों में गद्दी पर बैठेगा और कैसे दोबारा से जो है गढ़वाल रियासत को लीड करेगा। तो कल चर्चा होगी वहां से। धन्यवाद, जय हिंद। 8 बजे से क्लास होती है, सभी लोग 8 बजे जुड़ा करो। आप प्राण जाए पर वचन ना जाए भाई। कल क्यों नहीं आई, मैंने पूरी स्टोरी शुरू में बता रही कि पवन जी सुन लेना आपने पूरी, कि मैं कल क्यों नहीं आया। तो ये यहां तक की भाई स्टोरी थी। बाकी आपको बताना चाहूंगा इसके बाद
जो है ये स्पेशली आप लोगों के लिए कुछ लास्ट में जानकारी भी है। उत्तराखंड पुलिस के लिए जो है आप लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो यदि आप चाहते हैं कितनी शानदार उत्तराखंड पढ़े और मुझसे भी शानदार आप जो है हिंदी राणा सर के तहत और रीजनिंग और अन्य हमारे जो शिक्षक है उनके अधीन आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ऑनलाइन कोर्स भी हमारा परचेज कर सकते हैं। हमारा स्पेशल उत्तराखंड पुलिस के लिए कोर्स बना है ग्रुप सी का, आप उस कोर्स में जुड़ सकते हैं। जस्ट अभी उसकी क्लासेज शुरू हुई है। तो आप जो है हमारे, अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है कहां पर जाए, हमारे एप्लीकेशन पर जाए, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को डाउनलोड करने के पश्चात आप लोग जो है यहां से एक कोर्स बना होगा ग्रुप सी का, उस कोर्स को फटाफट से ले, बहुत ही कम फीस में है। इसके अलावा दूसरी खास बात आपको बता दे, यानी कि हिंदी का प्रवक्ता के लिए स्पेशल बैच, जो भी हिंदी प्रवक्ता के लिए मेंस पढ़ना चाहते हैं तो राणा सर के सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। 14 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है और 12 तारीख से ये कोर्स आपके लिए ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन पर। तो यदि आप चाहते हैं कि अभी से आप हिंदी में लेक्चरर बनना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हिंदी का कोर्स आप 12 तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं और 14 तारीख से आपकी क्लासें निरंतर शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्पेशली जो है हिंदी का भी यहाँ पर कोर्स चल रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, 9 बजे अभी जरूर जुड़े, अभी हमारी जो है फौजी सर की क्लास शुरू होने वाली है। थैंक यू।